भारतीय रेलवे के जो डिसिप्लिन और अपील रूल्स हैं 1968 वाले, ये नियम आप समझिए रेलवे के पूरे कामकाज की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं। ये नियम आखिर काम कैसे करते हैं, इसमें कर्मचारियों के अधिकार क्या हैं और हाँ, उनकी जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। तो चलिए इस थोड़े से जटिल विषय को पकड़ते हैं और मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। नमस्कार, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, इन नियमों को समझने के लिए ना हम थोड़ा अलग रास्ता लेंगे। हम सीधे पहले नियम से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि हम सबसे पहले एक बहुत ही खास एक अपवाद को देखेंगे, जो है रूल 14। जब आप ये समझ जाएंगे ना, तो बाकी सब समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले रूल 14 और फिर हम वापस आकर पार्ट 1 से लेकर 7 तक पूरी रूपरेखा को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना पूरा ध्यान लगाते हैं उस नियम पर जो एक तरह का एक्सेप्शन है, रूल 14। ये नियम उन खास सिचुएशंस के बारे में है जहां जो नॉर्मल इंक्वायरी की प्रक्रिया होती है ना, उसका पालन करना जरूरी नहीं होता। तो रूल 14 असल में 3 असाधारण स्थितियों के लिए है। पहली, जब कोई कर्मचारी किसी क्रिमिनल केस में दोषी पाया जाता है। दूसरी, जब किसी वजह से जांच करना ही प्रैक्टिकली मुमकिन ना हो। और तीसरी, जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हो। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला मामला है रूल 14(1). सोचिए किसी रेलवे कर्मचारी को कोर्ट से किसी आपराधिक मामले में सजा हो गई। अब ऐसे में रेलवे को फिर से एक लंबी चौड़ी डिपार्टमेंटल जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें बस एक कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस दिया जाता है और उसके जवाब के आधार पर एक्शन लिया जाता है। दूसरा मामला है रूल 14(2). कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि जांच करना प्रैक्टिकली नहीं होता। हो सकता है गवाह डर रहे हों या कोई और बड़ी मुश्किल हो। ऐसी सिचुएशन में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कारणों को लिखित में दर्ज करके सीधे कार्रवाई कर सकती है। और तीसरा, जो सबसे गंभीर मामला है, वो है रूल 14(3). जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो तो राष्ट्रपति जी ये तय कर सकते हैं कि जांच करना देश के हित में नहीं है। ये एक बहुत ही रेयर और सीरियस प्रोविजन है। तो रूल 14 से हमें ये तो पता चल गया कि कुछ खास मामलों में प्रक्रिया को साइड में रखा जा सकता है। अब वापस आते हैं कि नॉर्मल मामलों में ये प्रक्रिया है क्या। तो हम शुरू करेंगे पार्ट आई और I3 से, जो इन नियमों की एकदम बुनियाद है, फाउंडेशन है। यहाँ इन नियमों की नींव है। देखिए, पार्ट आई तो बस बेसिक बातें बताता है कि इन नियमों का नाम क्या है, ये कहाँ लागू होते हैं और कुछ परिभाषाएं। पार्ट 2 है सस्पेंशन के बारे में, यानी निलंबन। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, ये बस एक अस्थायी कदम है जो जांच के दौरान उठाया जाता है। रूल 4 और 5 ये बताते हैं कि सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है और कैसे किया जाएगा। फिर आता है पार्ट 3, जहां से असली एक्शन शुरू होता है। रूल 6 दो तरह की पेनाल्टी की बात करता है, माइनर यानी छोटी सजाएं और मेजर यानी बड़ी सजाएं। और रूल 7 और 8 ये साफ करते हैं कि सजा देने का अधिकार किसके पास होगा और डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू कौन कर सकता है। ये बहुत जरूरी है कि सही अथॉरिटी ही एक्शन ले ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। अच्छा, अब हम इन नियमों के बिल्कुल दिल में पहुंच रहे हैं। पार्ट 4 ये वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि किसी कर्मचारी पर दंड लगाने की असल प्रक्रिया, असल प्रोसीजर क्या होता है। इस पार्ट में हर कदम के लिए एक नियम बनाया गया है। रूल 9 ये मेजर पेनाल्टी के लिए एक पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी प्रोसेस बताता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कर्मचारी के करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। रूल 10 बताता है कि जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाती है तो उस पर आगे क्या एक्शन होगा। वहीं रूल 11 माइनर पेनाल्टी के लिए एक सीधी सादी सरल प्रक्रिया बताता है। आप देख सकते हैं कि सजा जितनी गंभीर, प्रक्रिया उतनी ही डिटेल्ड। ये इसलिए ताकि न्याय भी हो और काम भी एफिशिएंट तरीके से हो। रूल 13 तब काम आता है जब एक ही मामले में कई कर्मचारी शामिल हो, तो उनकी एक कॉमन प्रोसीडिंग या सामूहिक जांच हो सकती है। और जैसा हमने पहले ही देखा, रूल 14 वो खास परिस्थितियों वाला नियम इसी पार्ट का हिस्सा है। आखिर में रूल 15 और 16 उन कर्मचारियों के लिए है जो कहीं और डेप्यूटेशन पर काम कर रहे हैं, ताकि उन पर भी सही प्रक्रिया लागू हो सके। सजा देने की प्रक्रिया तो हमने समझ ली, लेकिन इसके बाद कर्मचारी के पास क्या रास्ते हैं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे पार्ट वी और VI की, जो अपील, रिविजन और रिव्यू की प्रक्रियाओं पर फोकस करते हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये कर्मचारी के अधिकारों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट वी पूरी तरह से अपील के बारे में है। अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसे दिया गया आदेश गलत है, तो वो अपील कर सकता है।
रूल 17 और 18 ये बताते हैं कि किन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है और किन के खिलाफ नहीं। फिर रूल 19 से 23 तक की पूरी प्रक्रिया है जो ये पक्का करती है कि अपील सही तरीके से, सही अथॉरिटी के पास और सही समय सीमा के अंदर की जाए। अब पार्ट वी इससे भी एक कदम आगे है। ये रिवीजन और रिव्यू का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि सीनियर अथॉरिटी या यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी किसी मामले को फिर से देख सकते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय हुआ है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पार्ट पर, पार्ट 7। इसमें वो नियम है जो इस पूरे सिस्टम को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। आप इन्हें वो छोटे छोटे लेकिन जरूरी पेंच समझ सकते हैं जो पूरी मशीनरी को एक साथ कसकर रखते हैं। ये नियम शायद छोटे लगे पर इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। रूल 26 और 26A ये पक्का करते हैं कि सारे ऑर्डर्स और नोटिस कर्मचारी तक सही तरीके से पहुंचे, क्योंकि सही जानकारी मिलना ही तो न्याय का पहला कदम है। रूल 27 निष्पक्षता का एक और बेहतरीन उदाहरण है। ये खास मामलों में देरी को माफ करने और टाइम लिमिट में छूट देने की पावर देता है। रूल 28 से 30 ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया में कोई कंफ्यूजन न रहे। और अंत में रूल 31 हर कर्मचारी को एक आखिरी उपाय देता है, राष्ट्रपति को याचिका देने का अधिकार, जो इस सिस्टम के सबसे ऊंचे लेवल पर जवाबदेही तय करता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये जो डीएनए रूल्स 1968 हैं, ये एक बहुत ही डिटेल्ड और व्यापक कानूनी ढांचा है। दूसरी बात, रूल 14 जो हमने सबसे पहले देखा, वो कुछ गंभीर और स्पेशल मामलों के लिए एक बहुत ज़रूरी अपवाद है। तीसरी, यह नियम सस्पेंशन से लेकर सज़ा और फिर अपील तक हर कदम के लिए एक बिल्कुल साफ प्रक्रिया तय करते हैं। इसलिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और जो उसके एक्सेप्शंस हैं, इन दोनों को ही समझना बेहद ज़रूरी है।